हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। रिसेंटली साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर मूव किया है। क्यों किया है? तो जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो बड़े लंबे समय से जो इशू चल रहा है और इजराइल जो है जो गाजा स्ट्रिप पे लगातार बॉम्बिंग किए जा रहा है, उसके अगेंस्ट में साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके इजराइल के अगेंस्ट में कंप्लेन किया है। क्या है यह पूरा मामला? साउथ अफ्रीका ने ऐसा क्यों किया, जबकि जो इजराइल है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जो साउथ अफ्रीका उसका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? क्या इससे पहले भी ऐसा कभी किया जा चुका है? क्या है जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948? इंडिया का क्या उसमें स्टेटस है? और क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इन सारे तमाम बातों का आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। जिनोसाइड कन्वेंशन 1948, जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है इन मिडिल ईस्ट, स्पेशली जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है, और जब गाजा पे लगातार बॉम्बिंग किया जा रहा है बाय द इजराइल, उसके अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका मूव किया है टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Aimed international criticism of Israel for its continued bombing of Gaza, South Africa moved the International Court of Justice for an urgent order declaring that Israel was in breach of its obligation under 1948 Genocide Convention। और वो जो मूव किया है कि जो इजराइल है और 1948 का जो जीनोसाइड कन्वेंशन है वो उसका वायलेशन कर रहा है, और इस पे स्टेप लेना बहुत जरूरी है। इसलिए साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेसिकली क्या है, कह सकते हैं कि मूव किया है, गुहार लगाया है कि इस पे ध्यान दिया जाए। अब हम पहले बात करते हैं कि आखिर ये जिनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 है क्या? जिनोसाइड का क्या मतलब है? क्या क्या क्राइटेरियाज है जो जिनोसाइड को डिफाइन करते हैं? तो बेसिकली अगर हम बात करें इस जिनोसाइड टर्म का, इज ऑफन लूजली यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ अटैक्स अगेंस्ट वेरियस कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। कि जब किसी भी कम्युनिटी पे अटैक किया जाता है तो उस टर्म में जब उसको कंप्लीटली खत्म करने के इरादे से लगातार उस पे अटैक किया जाता है, तो मतलब कह सकते हैं इन जनरल सिनारियो हम लोग जिनोसाइड वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन उसका कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज है। इट हैज बीन डिफाइंड यूजिंग सेट ऑफ क्राइटेरिया in the UN Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide moved in the General Assembly 1948। यह जो UN कन्वेंशन है उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया डिफाइंड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जिनोसाइड को डिफाइन किया जाता है। इट सेज इन द प्रेजेंट कन्वेंशन जिनोसाइड मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड विथ द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट अ नेशनल, इथिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप एज सच। कि अगर इनमें से जो भी हम क्राइटेरिया बात करेंगे उनमें से कोई भी ऐसा क्राइटेरिया है जो इस पर्पस से किया जा रहा है जिसमें कंप्लीटली किसी को डिस्ट्रॉय करना हो या इन पार्ट डिस्ट्रॉय करना हो किसी इथिकल कम्युनिटी को, किसी रिलीजियस कम्युनिटी को, तो वो जिनोसाइड के तहत आएगा। कौन कौन सा इसमें क्राइटेरिया है? किलिंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप के मेंबर को आप लगातार मारते जा रहे हो, किल कर रहे हो, तो वह भी इस क्राइटेरिया के अंदर आएगा। कॉजिंग सीरियस bodily or mental harm to member of the groups, deliberately inflicting on the group condition of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, imposing measures intended to prevent birth within the group, forcibly transferring children of the group to another group। तो ये ऐसे अगर क्राइटेरियाज किसी एक्ट के तहत आते हैं, कोई ऐसा कर रहा है, तो वह सब के सब जिनोसाइड के तहत माना जाएगा। ये बेसिकली कुछ क्राइटेरिया है जो डिफाइंड किए गए हैं, जो मेंशन किए गए हैं अंडर द यूएन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जिनोसाइड। कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वह सब जिनोसाइड माना जाएगा। और जो अभी इजराइल कर रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है गाजा पे, लगातार जो बॉम्बिंग हो रही है जिससे बहुत सारे लोग की जाने चली गई है, इसके कारण साउथ अफ्रीका मूव किया है टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि यह जिनोसाइड कन्वेंशन 1948 का वायलेशन है, उसका ब्रीच है। एज पर दिस कन्वेंशन द जिनोसाइड इज ए क्राइम वेदर कमिटेड ड्यूरिंग वॉर टाइम और पीस टाइम। ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया
जब वार चल रहा हो तब भी या पीस टाइम में भी किया जाता तब भी वो जिनोसाइड के तहत ही आएगा। इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 1959 और इंडिया ने रेटिफाइड कर दिया था इस जिनोसाइड कन्वेंशन को 1959 में। हालांकि इंडिया में इसके लिए कोई अभी तक इस सब्जेक्ट पे कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। Why did साउथ अफ्रीका एक्ट अगेंस्ट इजराइल? क्यों एक्ट किया? तो चूंकि आप साउथ अफ्रीका के अगर हिस्ट्री के बारे में जानते हो तो साउथ अफ्रीका भी काफी ज्यादा इन चीजों से उभर के निकला है। अभी अपार्थाइड आपको मोमेंट अगर याद हो, वहां पे भी अगर आपको याद हो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, बहुत सारे लोगों की वहां भी जाने गई थी। तो इन सब कारणों से जो उसका खुद का एक कह सकते हैं जो बैकग्राउंड रहा है, जो उसने झेला है, उन सब कारणों के कारण साउथ अफ्रीका इसके मूव के जो इजराइल के अगेंस्ट में मूव किया है टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका हैज क्रिटिसाइज इजराइल। बैक इन अक्टूबर ऑल्सो यहां पे उसको क्रिटिसाइज किया गया था। द कंट्री लेटर सस्पेंडेड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ इजराइल, और कंट्री ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इजराइल के साथ उसे भी सस्पेंड कर दिया था। ऑल दिस व्हेन साउथ अफ्रीका इज इजराइल बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम ए गुड रिलेशनशिप विथ इजराइल विथ द ज्यूइश स्टेट। और जबकि अब देख सकते हैं कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो साउथ अफ्रीका है वो इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और साउथ अफ्रीका को भी बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है फ्रॉम द ज्यूइश स्टेट, बट स्टिल वह उसके मूव के अगेंस्ट में गया है इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। साउथ अफ्रीका सॉलिडारिटी फॉर पैलेस्टीन केम फ्रॉम द मेनी रीजन्स। बहुत सारे रीजन है कि वो सॉलिडारिटी दिखा रहा है फॉर द पैलेस्टीन। पहला अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ कोर्स वाज इट्स ओन एक्सपीरियंस। जस्ट मैंने आपको डिस्कशन किया, जो उसका खुद का हिस्ट्री रहा है, उसका खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएम्पावरमेंट व्हिच मेड इट सेंसिटिव टू व्हाट हैज हैपनिंग टू पैलेस्टीन डोमिनेटेड बाय द इजरायली। और कहीं न कहीं यही उसका जो बैकग्राउंड रहा है वही उसको सेंसिटिव बनाता है टुवर्ड्स दिस इशू। लाइक महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला स्पोक अप स्ट्रांगली फॉर द राइट ऑफ द पैलेस्टीनियंस। Also, Israel was widely seen as a state propped up by the West support, and South Africa had not forgotten the West role in perpetuating apartheid. कि चूंकि अभी जो इजराइल कर रहा है, जो जैसा कि नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक उसी तरीके से साउथ अफ्रीका भी क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरीके के वेस्ट ने ही वहां पे ये अपार्थाइड किया था और बहुत सारी चीजें जो कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में घटी थी वो वेस्टर्न कंट्रीज के कारण हुआ था। और यहां भी वेस्ट के सपोर्ट से वेस्ट जो है सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। दैट्स वाई जो साउथ अफ्रीका है उसके अगेंस्ट में मूव किया है। इट हैड रीजंस टू अलाइन पोजीशन विथ रसिया। अब रसिया के साथ क्यों अलाइन कर रहा है? बिकॉज जिस समय साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था, उस जो अपार्थाइड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ रहे थे उसको रसिया ने मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, which had provided military training to those resisting the apartheid regime. That's why वो उसके साथ aligned है। But another reason South Africa has stayed feet in its support of Palestine is the ruling ANC deep links with anti-discrimination activism। जो अभी ruling ANC है, वहां की पार्टी है, वो एंटी कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविज्म के साथ उसका काफी बड़ा लिंक है। वो भी एक अनदर मेजर रीजन है साउथ अफ्रीका के इस मूव का। इनफैक्ट ANC लीडर्स एंड अदर ओपोनेंट्स ऑफ अपार्थाइड हैव लॉन्ग कंपेयर्ड इजराइल्स ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टीन टू व्हाट द व्हाइट गवर्नमेंट डिड टू ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स। और इसीलिए ANC जो है वो कंपेयर करती है कि जिस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, किस तरीके से जो साउथ अफ्रीकन के जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे उनके साथ ट्रीटमेंट किया था, आज ठीक उसी तरीके से इजराइल जो है पैलेस्टीनियन के साथ ट्रीट कर रही है। इन सब कारणों से साउथ अफ्रीका जो है वह इजराइल के अगेंस्ट में मूव किया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इन जून 1945 बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो फ्रेंच और इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आफ्टर दैट हम बात करें अब इसमें पावर एंड फंक्शन की। बेसिकली द कोर्ट में एंटरटेन टू टाइप्स ऑफ केसेस, लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स सबमिटेड टू इट बाय देम and the request for the advisory opinion on a legal question referred to it by the United
नेशन ऑर्गन्स एंड द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, कि या तो जो खुद इन्वॉल्व है उसमें से कोई कंट्री सबमिट करता है अंडर द लीगल डिस्प्यूट्स, या रिक्वेस्ट है एडवाइजरी का फ्रॉम द एनी ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो ये दो टाइप के केसेस को हैंडल करता है। एडवाइजरी जो प्रोसीडिंग्स होंगी बिफोर द कोर्ट आर ओनली ओपन टू 5 ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो 5 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, सिर्फ वही एडवाइजरी केसेस वहां पे कर सकते हैं। एंड 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन फैमिली और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। कोर्ट्स जजमेंट इन कंटेंटेनियस केसेस आर फाइनल and binding on the parties a case without appeal, unlike the court's judgment advisory opinion are not binding। जो बेसिकली कंटेंटेनियस केसेस है उसमें जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, लेकिन जो एडवाइजरी ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कंपोजिशन की, कि क्या कंपोजिशन है, कितने जजेज हैं। तो 15 जजेज हैं, ऑल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 9 years बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कि 15 जजेज है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, 9 years है, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, तो यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इन बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूएनएससी, देन ओनली वह उसे अपॉइंट किया जा सकता है। 1/3 ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कोर्ट इज रिन्यूएड एवरी 3 years, और हर साल जो 1/3 है वो हर 3 साल पे 1/3 जो कंपोजिशन है उसे रिन्यू किया जाता है। वंस इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द कोर्ट इज डेलीगेट नाइदर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री नॉर एनी ऑफ अदर स्टेट। लेकिन एक बार अगर आप इलेक्ट हो जाते हैं तब फिर आप किसी कंट्री के डेलीगेशन नहीं रह जाते, आप अब वहां पे आप जज हो चुके हैं। तो ये बेसिकली कंपोजिशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो ये था जिनोसाइड कन्वेंशन के बारे में, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, और साउथ अफ्रीका ने क्यों मूव किया है, क्या उसका अपना एक्सपीरियंस था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।